तारीख 8 मई, समय 11:48, फेसबुक पर एक पोस्ट किया जाता है। ये पोस्ट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की तरफ से किया गया था। इस पोस्ट को लेकर उस वक्त तो कोई हंगामा नहीं मचता, लेकिन 10 दिन बीतते ही इस पोस्ट पर हंगामा शुरू हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पोस्ट के ही मद्देनजर प्रोफेसर साहब पर FIR दर्ज करवाते हैं। पुलिस उठाकर उनको जेल में बंद कर देती है। लेकिन हर कोई हैरानी जता रहा था कि अशोका यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसा क्या कर गया कि उसको देशद्रोही बताया जाने लगा, उस पर FIR हुई और उसे जेल में डाल दिया गया। इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से एक्सपोज हुई है, उसकी कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है, यह साफ हो गया है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा पूरी कहानी आखिरकार है क्या। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता और अभी तक मंत्री पद पर आसीन विजय शाह पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, सबसे पहले ये जानिए। दूसरा, डिप्टी CM जगदीश देवड़ा, उन्होंने जो कुछ कहा है उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन एक्शन किस पर लिया गया है? एक्शन लिया गया है एक प्रोफेसर पर, जो कि अशोका यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर उनकी नियुक्ति वहां पर है। लेकिन यहां सवाल यह है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत? भारतीय जनता पार्टी वालों को शायद उनसे यह दिक्कत है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं और उन्होंने जो पोस्ट किया है उसमें विवादित चीजों को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि अपने नेताओं के अंदर क्या कमियां हैं, अपने नेता किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं है। इस देश की अदालतें कह रही हैं कि जो उनके मंत्री कर रहे हैं वो सरासर गलत है, वैसा नहीं करना चाहिए, वो पद का अपमान है एक तरह से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के पोस्ट से। अब उस पोस्ट में ऐसा विवादित क्या था? इंग्लिश में ये पूरा पोस्ट किया गया था, इसका हिंदी तर्जुमा मैं आपके सामने रखता हूं और उसके बाद किस तरह से सियासत गर्म हो गई है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो रही है, ये बताता हूं। इस पोस्ट में दोस्तों लिखा है, रणनीतिक रूप से भारत ने दरअसल पाकिस्तान में सेना और आतंकवादियों, गैर राज्यीय तत्वों के बीच के अंतर को खत्म करने के मामले में एक नया चरण शुरू किया है। इसके मायने हैं कि किसी भी आतंकवादी गतिविधि का जवाब सेना द्वारा सीधे हमलों से दिया जाएगा और इसीलिए यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना पर है कि वो आतंकवादियों और गैर राज्यीय तत्वों के पीछे न छिपे। पाकिस्तानी सेना बहुत लंबे समय से हथियारबंद गैर राज्यीय तत्वों का इस्तेमाल हमारे भू राजनीतिक क्षेत्रों को अस्थिर करने के लिए करती रही है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद से पीड़ित होने का दावा भी करती रही है। पाकिस्तानी सेना ने उन्हीं लोगों का इस्तेमाल, जिनमें से कुछ को ताज़ा भारतीय हमलों में निशाना बनाया गया था, पाकिस्तान में सांप्रदायिक तनाव को भड़काने के लिए भी किया है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत पाक संबंधों की सभी पुरानी धारणाओं को उथल दिया है। अब आतंकवादी हमलों का जवाब सैन्य प्रक्रिया से दिया जाएगा और इस तरह दोनों पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के बीच कोई भी अर्थगत अंतर नहीं रह गया है। इस अंतर के खात्मे के बावजूद भारतीय सशस्त्र बलों ने सैन्य या नागरिक प्रतिष्ठानों या फिर बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाने का ध्यान दिया है, ताकि हिंसा में कोई अनावश्यक इजाफा न हो। संदेश स्पष्ट है कि यदि आप अपनी आतंकवाद की समस्या से नहीं निपटते हैं तो हम निपट लेंगे। नागरिक जीवन का नुकसान दोनों पक्षों के लिए दुखद है और इसी अहम वजह से युद्ध से बचना चाहिए। प्रोफेसर साहब आगे लिखते हैं कि कुछ लोग बिना सोचे समझे युद्ध की वकालत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने असल में कभी युद्ध देखा नहीं है। संघर्ष क्षेत्र में रहना या फिर वहां जाना तो दूर की बात है, किसी छद्म नागरिक सुरक्षा अभ्यास गतिविधि का हिस्सा बनने से आप सैनिक नहीं बन जाते हैं और न ही आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति का दर्द जान पाएंगे जो संघर्ष के कारण नुकसान उठाया है। युद्ध क्रूर होता है और गरीब लोग इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतते हैं। केवल राजनेता और रक्षा कंपनियां ही इसका फायदा उठाती हैं। हालांकि युद्ध अपरिहार्य है, क्योंकि राजनीति मुख्य रूप से हिंसा पर आधारित है। कम से कम मानव इतिहास हमें यही सिखाता है। हमें ये समझना होगा कि राजनीतिक संघर्षों को कभी भी सैन्य रूप से हल नहीं किया गया है। अंत में मैं कर्नल सोफिया कुरैशी की प्रशंसा करने वाले इतने सारे दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों को देखकर बहुत खुश हूं, लेकिन शायद वे उतनी ही जोर से ये मांग भी करते हैं कि भीड़ द्वारा हत्या यानी कि मॉब लिंचिंग, मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने और भाजपा द्वारा फैलाई जा रही नफरत के शिकार अन्य लोगों को भी भारतीय नागरिक होने के नाते संरक्षित किया जाए। 2 महिला सैनिकों द्वारा जानकारियों को प्रस्तुत करने का दिखावा अहम है, लेकिन ये दिखावा जमीनी हकीकत में भी बदलना चाहिए, नहीं तो ये केवल पाखंड है। अब एक प्रमुख मुस्लिम राजनेता ने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा और ऐसा करने के लिए पाकिस्तानियों द्वारा उसे ट्रोल किया गया। भारतीय दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों को ये कहकर उसका बचाव किया कि वो हमारा मुल्ला है। बेशक ये मजेदार है, लेकिन ये इस बात की ओर भी इशारा करता है कि सांप्रदायिकता ने भारतीय राजनीति को
कितनी गहराई से संक्रमित कर दिया है। और नीचे व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी की फोटो लगी है। तो ऐसे में इस पोस्ट में क्या विवादित था, ये जानने की कोशिश हर कोई कर रहा है, सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर रहा है कि बताइए भाई इसमें क्या विवादित है, आखिरकार किस तरह से देश की बेटियों का अपमान इस पूरे पोस्ट में किया गया है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि इस पोस्ट में क्या गड़बड़ है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किसे किस चश्मे से देखना चाहते हैं। प्रोफेसर साहब को उस चश्मे से देखना चाहते हैं जहां पर सांप्रदायिकता की उनको राजनीति नजर आती है, लेकिन अपने नेता को दूसरे चश्मे से देखना चाहते हैं और उसके लिए 100 खून माफ है। क्योंकि दोस्तों, इस पूरे मामले पर जो 2 FIR दर्ज की गई हैं, वो किसकी तरफ से दर्ज की गई हैं, इसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली FIR जो दर्ज की गई है वो रेणु भाटिया की तरफ से दर्ज की गई है, जो कि हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, बीजेपी की नेता है, जाहिर तौर पर फरीदाबाद नगर निगम में डिप्टी मेयर भी रह चुकी हैं। और दूसरा, हरियाणा में एक गांव है जठेड़ी, वहां के सरपंच हैं और हरियाणा युवा मोर्चा के महासचिव हैं योगेश जठेड़ी। उन्होंने ये FIR दर्ज करवाई है और बड़ी गंभीर धाराओं में ये पूरा केस दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि सरपंच साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महासचिव हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया भी भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। इसके अलावा जो पुलिस है जिसने प्रोफेसर साहब को गिरफ्तार किया है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की ही है, क्योंकि राज्य में सरकार उनकी है तो उन्हीं के हिसाब से पुलिस भी काम करेगी। यानी कि सब कुछ तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसमें गलत और सही तय करने वाला कौन है? गलत और सही तय करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बन गए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कहेंगे वही सच होगा इस देश के अंदर। क्या? क्योंकि हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्री, अपने डिप्टी CM, इन किसी पर भी एक्शन नहीं ले पा रही है, लेकिन प्रोफेसर अली खान को जेल में डाल दिया गया है। हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि अगर प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने कुछ गलत कहा है तो उनको बाहर रखा जाए, उनको बिल्कुल जेल में डाल दीजिए आप, लेकिन अपने नेताओं पर भी कार्रवाई कर लीजिए। अपने नेताओं पर तो कोई भी एक्शन नहीं हुआ, ना ही विजय शाह पर कोई एक्शन हुआ, ना ही देवड़ा साहब पर कोई एक्शन हुआ। और ये आपके बड़े नेता हैं, उन पर आप कार्रवाई कर नहीं पा रहे हैं। एक नोटिस तक तो आपसे जारी हो नहीं रही है और एक प्रोफेसर को उठाकर जेल में बंद कर दिया। अब बताइए इस परिस्थिति को कैसे देखा जाए? इस पर अगर सियासत गर्म नहीं होगी तो किस मुद्दे पर होगी? और फिर अगर कांग्रेस पार्टी या कोई भी व्यक्ति कहेगा कि आपने क्यों ऐसे जेल में डाल दिया है, सवाल खड़ा करेगा, तो कहेंगे आप भी एंटी नेशनल हैं, आप भी उन्हीं के साथ मिले हुए हैं। आप बताइए इसके आगे कुछ रह जाएगा क्या दोस्तों? क्या बोलने की आजादी भी छीन ली जाएगी? अगर कुछ गलत किया है, अगर कुछ गलत कहा है, मैं ये कह रहा हूं कि उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों को क्या सजा नहीं मिलनी चाहिए? ये भी तो अपने आप में सवाल है। सुप्रिया श्रीनेत इस पूरे मामले पर क्या कह रही हैं दोस्तों, जरा देखिए। सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को हरियाणा पुलिस ने एक पोस्ट लिखने के लिए गिरफ्तार किया है, पर उस पोस्ट में ऐसा क्या है जिससे सरकार को आपत्ति है? उस पोस्ट में प्रोफेसर अली खान ने पाकिस्तान की कलई खोलकर रख दी है, पाकिस्तान द्वारा आतंकियों को दिए जा रहे समर्थन और संरक्षण का सच बयां किया है, भारतीय सेना की जमकर प्रशंसा की है, सरकार के कर्नल सोफिया कुरैशी को सामने करने की सराहना की है। इसके साथ ही असल में उन्होंने अपने पोस्ट में धर्म के नाम पर हो रही हिंसा और नफरत भड़काने के खिलाफ बोला है। और यही बात शायद भारतीय जनता पार्टी को चुभ गई, क्योंकि नफरत भड़काना ही तो बीजेपी को आता है। सुप्रिया आगे लिख रही है, नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी जाहिलों की भीड़ बनाई है जिसको सोचने समझने और तर्क संगत बात करने से दिक्कत है। सत्ता के सामने सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन इन पाखंडियों को उसी हौसले से तो तकलीफ होती है क्योंकि सच के सामने इनकी झूठ की लंका धराशायी हो जाती है। पर मोदी जी के न्यू इंडिया में बीजेपी के उप मुख्यमंत्री के सेना के नतमस्तक होने और एक मंत्री द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बात कहे जाने पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई बर्खास्तगी नहीं। ये असल में सिर्फ एक आदमी के खिलाफ एक्शन की बात नहीं है, ये उस तंत्र की बात है जहां बोलने, लिखने, सवाल करने वालों को डराया जाता है, जहां असहमति को अपराध बनाया जाता है, जहां सरकार को आईना दिखाना देशद्रोह कहलाता है और जहां राजा की बात में हाँ मिलाने वालों के 100 खून माफ है। और ये सब सरकारी तंत्र, निरंकुश पुलिस प्रशासन और कठपुतली बन चुकी एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन कितने लेखकों, कितने बुद्धिजीवियों, कितने प्रोफेसर्स को चुप कराएंगे? ये देश भी तो कुछ सवाल पूछ रहा है, जवाब देना पड़ेगा। और कब तक नाम और धर्म देखकर कार्रवाई की जाएगी? वास्तव में इस देश का प्रधानमंत्री, आगे जो वो लिख रही हैं मैं बोलना नहीं चाहता हूं,
और मैं बोलूंगा भी नहीं। इसके अलावा नेहा सिंह राठौर वो भी सवाल खड़े कर रही हैं। वो क्या कह रही हैं? वो कहती हैं भाजपा के मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहा था, क्या वो गिरफ्तार किए गए? अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने ऐसा क्या कह दिया था जो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है? ये सवाल भी उनकी तरफ से उठा दिया गया है। ऐसे में हम भी ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार दिक्कत किस चीज से है? दिक्कत अगर पोस्ट से है तो पोस्ट पर एक्शन होना चाहिए था। ठीक है, बिल्कुल पोस्ट पर एक्शन होना चाहिए था। 10-11 दिन बाद आप एक तो जागे हैं। दूसरी बात यह है कि किन लोगों द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है? क्या कोई सामान्य व्यक्ति के द्वारा दर्ज करवाई जा रही है? क्या हाईकोर्ट यह कह रहा है, जैसा कि विजय शाह के मामले में किया, हाईकोर्ट ने कहा, मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने कहा कि भाई 4 घंटे के अंदर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ये ऐसे पद पर हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं। उस पर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को कोई तकलीफ नहीं हुई। उल्टा वहां के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी को कोसने लगे। उनसे जब ये सवाल पत्रकारों ने पूछा कि भाई इस्तीफा होगा कि नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी इस्तीफा मांग रही है, तो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखो जाकर। अब बताइए इससे बड़ी कोई बात हो सकती है क्या कि अपनी नेता की कोई भी गलती नहीं दिख रही है और उसने साफ तौर से जिस भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरह अनर्गल बातें कहीं मंच पर खड़े होकर, उस पर सुप्रीम कोर्ट तक को आपत्ति है। वहां गए थे माफी मांगने के लिए, माफ नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस सूर्यकांत ने धज्जियां उड़ा दी भरी अदालत में उनकी, लेकिन उन पर कोई भी एक्शन अब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं लिया गया है। कितनी शर्मनाक बात है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि प्रोफेसर अली खान को अगर अरेस्ट किया गया है तो उनका जुर्म क्या है? उनको इतनी गंभीर धाराओं में जो सजा दी जा रही है, आखिरकार उसके पीछे की वजह क्या है? यह तो कम से कम खुलकर सामने आना चाहिए। आखिरकार पोस्ट में ऐसा क्या आपत्तिजनक है जिसको लेकर इस तरह की सजा प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को दी जा रही है? क्या वो एक मुस्लिम है इसलिए ये सजा दी जा रही है, या फिर दोस्तों वजह कुछ और है? आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर? क्योंकि मैंने सारे पहलू इसके बता दिए हैं, राजनीतिक पहलू भी बता दिए हैं, जो सामाजिक पहलू हैं वो भी बता दिए हैं। अब आप ही डिसाइड करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिरकार अली खान महमूदाबाद पर कार्रवाई हुई है तो इसकी वजह क्या है? हाँ जी सर, इनको 147 एफआईआर जो राय स्टेशन में दर्ज हुई थी उसमें ऑलरेडी पुलिस ने 2 दिन की कस्टडी पे लिया था। आज वो कस्टडी का टाइम पूरा हो रहा था तो 2 बजे इन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने इनको पेश किया और एक फर्दर 7 डे की पुलिस कस्टडी लेने के लिए एप्लीकेशन मूव की, जिसका हमने अपोज किया और ऑनरेबल कोर्ट ने सभी फैक्ट और सर्कमस्टांसी को ध्यान में रखते हुए इनकी जो एप्लीकेशन है प्रोसिक्यूशन की या पुलिस की जो 7 डे की रिमांड की जो एप्लीकेशन थी उसको डिसमिस कर दिया है। ये छोटी सी हमारी न्याय की जीत हुई है। तो आप उनको जुडिशियल में भेज दिया? अब इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। कौन सी कोर्ट है और कहाँ पेश किया? ये आजाद सिंह जी की कोर्ट है, ऑनरेबल आजाद सिंह जी और जेएमआईसी सोनीपत। आगे की अब क्या आगे की रणनीति बेल की रहेगी या जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका हमने डाली हुई है उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे और सब पूरी टीम से अपने सभी से डिस्कस करने के बाद ही अगली बात पे हम गौर फरमा पाएंगे। हमारे लिए मेन है इनकी लिबर्टी। इनको जो इनको फाल्सली इम्प्लीकेट किया गया है, इन झूठे मुकदमे बनाने की कोशिश की गई, इनका टॉर्चर करने की कोशिश की है, तो इनसे मुक्ति मिले, इनके फैमिली वालों के पास पहुंचे, अपनी 9 महीने की प्रेग्नेंट महिला के अपनी वाइफ के पास ये पहुंचे और अपने उनको केयर करें, क्योंकि इज द ओनली पर्सन टू लुक आफ्टर हर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट कपिल देव बाल्याण है।